नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। यानी अगर लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हुए तो फिर संसद की आवारगी, उसकी मनमौजी बढ़ जाएगी। बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त हम संसद में ऐसी ही मनमानी देख रहे हैं। आप जानते हैं कि यूपी समेत 5 राज्यों में अब चुनावी गहमागहमी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी तो इस वक्त अपना सारा ध्यान यूपी में ही लगाए बैठे हैं ताकि यूपी की सत्ता फिर से मिल जाए और उसके बाद 2024 में भी केंद्र में सरकार बनाने का मौका उन्हें मिले। मान लें कि 2024 में भी भाजपा ही केंद्र की सत्ता पर आएगी, लेकिन उसके बाद क्या इस देश में सब कुछ बदल जाएगा? क्या अर्थव्यवस्था के हाल सुधर जाएंगे? क्या हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते देख सकेंगे? क्या देश में मुस्लिमों, ईसाइयों, आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ जाएंगे? क्या किसानों की कमाई दुगनी हो जाएगी या मजदूरों की हालत सुधर जाएगी? क्या देश में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई कम हो जाएगी या फिर निजीकरण खत्म हो जाएगा? इन सारे सवालों को मोदी सरकार के सामने रखिए और देखिए कि वो कितनों के जवाब दे पाती है। यकीन मानिए, सरकार हर सवाल पर आनाकानी ही करेगी। दरअसल भाजपा सवालों से डरती है, इसीलिए तो मोदी जी ने 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और संसद में भी जब जवाब देने की बारी आती है तो सरकार इससे बचते दिखाई देती है। इस बार भी संसद में सरकार जवाब देने के लिए नहीं आई, जबकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए हंगामे करता रहा। नतीजा ये हुआ कि संसद का शीतकालीन सत्र समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 29 नवंबर से शुरू हुए सत्र को 23 दिसंबर तक चलना था, लेकिन दोनों सदनों में बुधवार सुबह ही कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र के दौरान कृषि विधि निरसन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 और निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। 20 दिसंबर को वर्ष 2021 और 22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा भी हुई। यानी ये सोचकर खुद को बहलाया जा सकता है कि संसद का पूरा सत्र बेकार नहीं गया, थोड़ा बहुत काम हुआ है। हालांकि ये काम किस तरह से हुआ, इस पर गंभीरता से सोचा जाए तो समझ में आएगा कि संसद में लोकतंत्र का वजन कितना कम कर दिया गया है। इस सत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि कृषि निरसन विधेयक को मान सकते हैं, क्योंकि जिन कृषि कानूनों को इस विधेयक के जरिए निरस्त किया गया, उन्हें खारिज करने की मांग के कारण ही साल भर से लंबा किसान आंदोलन चला। कम से कम 700 किसानों की मौत इस दौरान हुई। सरकार ने इन कानूनों को लेकर पर्याप्त अड़ियल रवैया दिखाया और जब लगा कि चुनावों में इन कानूनों के कारण मुश्किल आ सकती है तो उन्हें रद्द करने का विधेयक भी पारित हो गया। हालांकि ये विधेयक भी बिना किसी चर्चा के चंद मिनटों में पारित कर लिया गया। सरकार ने अपने बहुमत से निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक को भी पारित करा लिया है, जिसके बाद मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो सकता है। कांग्रेस, वामदल और टीएमसी जैसे तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। इसे निजता यानी प्राइवेसी के लिए खतरा बताया, मगर सरकार ने विपक्ष की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि मतदान कराना निर्वाचन आयोग का काम है, जो एक स्वायत्त संस्था है, जबकि आधार कार्ड का जिम्मा UIDAI के अधीन है, जो सरकार के तहत काम करती है। ऐसे में अगर वोटर आईडी कार्ड और आधार आपस में जुड़ जाएं तो सरकार के लिए सारे वोटर्स की जानकारी लेना आसान हो जाएगा और फिर ये डर बना रहेगा कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने थोक में लोगों को SMS भेजे थे और उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने कहा था। तब आरोप लगा था कि बीजेपी ने उन्हीं मोबाइल नंबरों पर यह लिंक भेजा है जो आधार कार्ड से जुड़े थे। यानी हो सकता है कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के वक्त UIDAI के कारण बीजेपी को इतने लोगों तक पहुंचने में मदद मिली। अब यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव सामने हैं और फिर से वोटर्स तक आधार नंबर के सहारे पहुंचने का खेल हो सकता है। चुनावों में पहले ही EVM के गलत इस्तेमाल का आरोप बीजेपी पर लगता रहा है। अब वोटर आईडी और आधार लिंक करने का नया मसला खड़ा हो गया है। वैसे भी इतनी बड़ी आबादी में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम या पते को लेकर भी कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं और ऐसे में अगर ये दोनों आईडी कार्ड्स आपस में जुड़ जाएं तो मतदाता सूची में गड़बड़ी का डर बना रहेगा। बहुत से लोग मतदान से वंचित भी हो सकते हैं।
फरवरी 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये काम प्रयोग के तौर पर किया गया था, यानी दोनों आईडी कार्ड्स को जोड़ा गया था, लेकिन उसमें काफी गड़बड़ी पाई गई। हालांकि सरकार ने इन बातों को नजरअंदाज किया और इस बार विधेयक पारित करा लिया। पूरे संसद सत्र में सरकार की यही मनमानी नजर आती रही। सत्र के पहले ही दिन मानसून सत्र में हुए हंगामे के नाम पर राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों के निलंबन को वापस लेने के लिए विपक्ष रोजाना संसद के बाहर धरना देता रहा। मंगलवार को भी यानी कल राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में रूल बुक फेंकने के आरोप में शीतकालीन सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि ब्रायन ने इस आरोप से इनकार किया और कहा कि वो निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक के खतरे के बारे में 6 मिनट तक समझाते रहे, लेकिन ये सरकार किसी की नसीहत सुनना नहीं चाहती। डेरेक ओब्रायन ने कहा, मुझे फुटेज दिखाओ। जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया, तो इस पर टीएमसी सांसद ने कहा, क्योंकि ये सरकार नसीहत सुनना नहीं चाहती। इधर लोकसभा में भी लगभग हर रोज लखीमपुर खीरी मामले और अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर हंगामा होता रहा। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर भी मार्च निकाला। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने मामले के अदालत में विचाराधीन होने के कारण इस पर बात ही नहीं की। ऐसा लगता है कि सरकार को जब सुविधा होती है तो वो चर्चा के लिए आगे आती है, और जहां सवालों से घिरने का खतरा दिखता है, सत्ता के लिए असुविधा होने लगती है, वहां से सरकार किसी न किसी बहाने हट जाती है। संसद में भारत और चीन विवाद पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चर्चा से सरकार बचती रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक ट्वीट में बताया है कि सितंबर 2020 से लेकर अब तक लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूछे गए 17 सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। तिवारी ने तारीखवार यानी डेट वाइज पूछे गए इन सवालों की एक सूची संलग्न करते हुए ट्वीट किया, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को टैग किया है। मनीष तिवारी ने लिखा है, अप्रैल 2020 के बाद से चीन पर एक भी ठोस चर्चा नहीं हुई। क्या हम अभी भी लोकतंत्र हैं? तो सरकार की ये बहानेबाजी विपक्ष बार बार उजागर कर रहा है। इसीलिए सत्र को समय से पहले खत्म करने का कदम सरकार के लिए ठीक रहा। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री इन दिनों चुनावी राज्यों में ज्यादा व्यस्त हैं। मोदी जी ने भाजपा सांसदों को तो सदन में उपस्थित रहने की नसीहत दे दी, लेकिन खुद पहले दिन और आखिरी दिन ही सदन में नजर आए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और विजय वसंत ने इस बारे में एक पोस्टर भी ट्वीट किया है, जिसमें शीतकालीन सत्र के पहले दिन से लेकर 20 दिसंबर तक लगातार मोदी जी की अनुपस्थिति लगाई है, यानी एब्सेंट मार्क किया है, जबकि इस दौरान मोदी जी उत्तर प्रदेश में बार बार नजर आए। तो उनके पास उत्तर प्रदेश जाने का वक्त है, लेकिन संसद में जाने का वक्त नहीं है, जबकि निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों से जुड़े सवाल, कोरोना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को विपक्ष के साथ खुली चर्चा सदन में करना चाहिए थी। मगर जो हश्र मानसून सत्र का हुआ, वही शीतकालीन सत्र का हो गया। हम आलीशान सेंट्रल विस्टा तो बनते देख रहे हैं, मगर संसद की शान कैसे बने रहे, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। कहीं ऐसा ना हो हम मंदिर मस्जिद करते रहें और संसद आवारा हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।